तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात। तो आज आप लोग देख रहे हैं आइन से इल्म और मैं हूं मोहम्मद मजीद सुहेल, आप लोगों का टीचर हिस्ट्री का। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं खिलाफत मूवमेंट यानी चैप्टर 7 समझाने जा रहा हूं। तो खिलाफत मूवमेंट के बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था? अच्छा जी, तो लखनऊ पैक्ट, जैसे कि हमें चैप्टर 6 में पढ़ा लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट ने जो है वो हिंदूज़ और मुस्लिम जो थे इंडिया के, उनको मजबूर कर दिया कि अब वो मिल के काम करें पॉलिटिकल इश्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। हाउएवर जो इंडिया का जो था, इंडिया और मुसलमानों का जो यूनिटी थी, वो खिलाफत मूवमेंट के बाद या कहा जाए इस चैप्टर 7 के बाद वो वीक पड़ गई, ठीक है। एट द स्टार्ट, अब ये बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। एट द स्टार्ट ऑफ WW1 यानी वर्ल्ड वॉर 1, ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की, उन्होंने जो है वो एलाय बन गए। वो किसके? वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जो थे वो एलाय बन गए। और वो अब खिलाफ थे ब्रिटेन के, अपना रशिया और फ्रांस के। तो अब ब्रिटिश ने चाल चली कि द ब्रिटिश वांटेड इंडिया मुस्लिम्स टू जॉइन इन द फाइट अलोंगसाइड देम। अच्छा, अब वो चाहते थे कि अब मुसलमान जो हैं इंडिया के, वो टर्की के ख़िलाफ़ लड़ें। उन्होंने जो है वो उन्हें लालच दी, उन्होंने जो है वो उनके साथ प्रॉमिस किया, झूठा प्रॉमिस। आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इसे झूठा प्रॉमिस कह रहा हूँ। क्योंकि ब्रिटिश ने जो है वो प्रॉमिस किया इंडियन मुस्लिम्स के साथ कि हम आपके खलीफा के साथ कुछ, आपके खलीफा को ना कुछ करेंगे और आपके जो ऑटोमन एम्पायर है ना उससे कुछ करेंगे, और आपकी जो जो होली प्लेसेस हैं मुस्लिम्स की, उसे भी हम कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार मुसलमान जो हैं वो इस प्रॉमिस को सुनने के बाद उन्होंने यकीन कर लिया ब्रिटिश पे, और उन्होंने जो है वो ब्रिटिश का साथ देने का मंजूर कर लिया। अब बारी है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास, एक मिनट, अब हमारे पास जो था वो अब फिर क्या हुआ। अब जैसे कि सबको पता था कि अब टर्की जो है, क्योंकि अब मुसलमानों की जो पावर थी, और मुसलमान तब इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में थे, तो जब उन्होंने साथ दिया तो टर्किश साइड, जैसे कि हम सबको पता था कि टर्किश साइड को हारना ही था। अब जैसी टर्किश साइड हार गई, अब मुसलमानों की जो आंखें थी, नज़रें थी, वो अब ब्रिटिश पे थी कि अब ब्रिटिश मुसलमान टर्की के साथ क्या करेगा। तो अब यहाँ पर जो है उसका बैकग्राउंड ख़त्म होता है। तो अब बारी है रीजंस फॉर द राइज ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। अच्छा जी, अब जैसे ही टर्किश जो है वो हार गई, टर्की जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हार गई, ब्रिटेन ने आते साथ ही धावा बोल दिया, कैप्चर कर लिया ऑटोमन एम्पायर को, इंक्लूडिंग मदीना एंड मक्का। अब मुसलमानों को अपनी होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना था, तो उन्होंने जो है वो इस मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसे खिलाफत मूवमेंट भी कहा जाता है। अच्छा जी, खलीफा यानी कि द कैलिफ ऑफ टर्की वाज डिथ्रोन्ड, यानी उन्हें जो वज़ीर आज़म की जो कुर्सी थी, या उन्हें जो बादशाह की कुर्सी थी, उसे जो है वो हटा दिया गया। और ब्रिटिश ने जो है, ब्रिटिश तो ये चाहती थी कि ऑटोमन एम्पायर को इतना हम वीक कर दें, या हम ऑटोमन एम्पायर को ऐसा कर दें कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ नॉर्मल तरीके से पेश आते हैं, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर के साथ भी ऐसा ही किया जाए। बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मल तरीके से उनके साथ पेश आया जाए। कोई ज़रूरत नहीं उन्हें ज़रा हैवी डोज देने की, कि उन्हें जो है वो रॉयल समझने की, उन्हें भी नॉर्मल तरीके से उनको समझा जाए। तो होता यूँ है कि अब क्योंकि टर्की के जो ब्रिटेन ने जो प्रॉमिस किया था, वो अब जो था वो तोड़ चुके थे। उनको पता था कि उन्होंने जो है वो प्रॉमिस तोड़ दिया मुसलमानों के साथ, उन्होंने पूरा प्रॉमिस तोड़ दिया कि जो प्रॉमिस था कि अब वो नॉर्मल जो कंट्री के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छी तरीके से पेश आएंगे, वो सब तोड़ दिया अपना प्रॉमिस। तो अब मुसलमान जो थे, अब उन्हें क्या था, उन्हें ये डर था कि भाई साहब, अगर, क्योंकि टर्की जो था वो मुसलमानों के लिए एक लास्ट पावर था, और मुसलमानों ने ये भी सोचा कि अगर ब्रिटेन ख़त्म कर देगी टर्की को अगर ब्रिटेन अगर टर्की को ख़त्म कर देगी, तो मुसलमान बिल्कुल ज्यूइश की तरह बन जाएंगे, जिन्हें ज्यूइश कहा जाता है, उनकी तरह बन जाएंगे, जिनके पास पीपल हैं मगर विदाउट अ कंट्री ऑफ देयर ओन। तो अब हम आते हैं दी खिलाफत कमेटी। जो खिलाफत कमेटी थी वो क्या थी? अच्छा, 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी बनी,
इस्टेब्लिश हुई ताकि वो लॉन्च कर सकें खिलाफत मूवमेंट को। मौलाना शौकत अली जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बने खिलाफत मूवमेंट के, और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द खिलाफत मूवमेंट बने। अब ये आप पूछ रहे होंगे कि खिलाफत कमेटी बनी क्यों? मेन रीज़न इसका ये था कि इन्हें जो था वो लॉन्च करना था। ये खिलाफत कमेटी के अंदर लॉन्च हुई कि अब उन्हें जो है वो खिलाफत मूवमेंट चलानी पड़ेगी, उन्हें रन करनी पड़ेगी, उन्हें लॉन्च करनी पड़ेगी। तो जनरल सेक्रेटरी मौलाना शौकत अली बने और नेशनल कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट की भरपूर हिमायत की। अब खिलाफत कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? खिलाफत कमेटी और खिलाफत मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अब बहुत जगह ये आता है कि खिलाफत कमेटी और खिलाफत मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। खिलाफत कमेटी और खिलाफत मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि वो उन्हें जो था सबसे पहले प्रोटेक्ट करना था होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स को, यानी मक्का और मदीना जो था उनको पहले प्लेसेस को जो है वो सेव करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कि उन्हें डिफेंड करना है खलीफा को, जो कैलिफ जो था वो कैलिफ जो थे उनको जो है वो हमें जो है वो क्या करना है, हमें जो है वो सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है। और एक और कि अब उन्हें जो है वो ऑटोमन एम्पायर को भी प्रोटेक्ट करना है। इन ये 3 ऑब्जेक्टिव से पहला टू प्रोटेक्ट द होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स, सेकेंड टू डिफेंड द खलीफा या कैलिफ जो भी कहें आप, थर्ड टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर। सही है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस। अब खिलाफत कमेटी जब वो हुई तो अब खिलाफत कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। खिलाफत कॉन्फ्रेंस क्या थी? खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, 2 खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1919 दिल्ली के अंदर होती है पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस नवंबर के अंदर, याद रखिएगा। तो गांधी ने भी अटेंड किया ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस गांधी ने भी जो है वो पार्टिसिपेट की। और अब एक रिजोल्यूशन इस फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रिजोल्यूशन पास होती है कि मुसलमानों को डिमांड करना पड़ेगा कि अब उन्हें जो है वो, जैसे इंडिया जो थी, हिंदूज़ जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला रहे थे, मुसलमानों को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलानी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ताकि वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी जो है उसको निभा सकें। अच्छा जी, तो ये रिजोल्यूशन पास होता है। अब सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर 1919 के अंदर होती है, जिसके अंदर होता यूँ है कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर इस दफ़ा नेशनल कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग ने भी अटेंड की ये सेकंड कॉन्फ्रेंस। ये डिसाइड हुआ कि अब इन तीनों को, यानी मुस्लिम, हिंदूज़ एंड सिख, तीनों को जो है वो अब मिल के काम करना पड़ेगा, ताकि जो ब्रिटिश के जो इरादे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करना चाहते हैं उसको अपोज़ कर सकें, इसलिए उन्हें जो है वो तीनों को मिल के काम करना पड़ेगा। अब खिलाफत डेलीगेशन आती है। अच्छा, सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी हो गए हमारे पास। अब आती है खिलाफत डेलीगेशन। अब खिलाफत डेलीगेशन, अब ये सब 1919 के अंदर हुआ है, 1919 के अंदर ही हुआ है। अब 1919 के अंदर होता यूँ है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जौहर दी खिलाफत डेलीगेशन जो है वो निकल जाती है इंग्लैंड के लिए, ताकि वो डिस्कस कर सकें अपने कंसर्न्स विद लॉर्ड जॉर्जे, सही है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, सही है, इंडिया के। हाउएवर लॉर्ड जॉर्जे जो है वो इनको जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई निकलो, यहाँ से निकलो, शाबाश, कोई ज़रूरत नहीं हमें आपके आर्ग्यूमेंट्स मानने की कि खलीफा के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है और ऑटोमन एम्पायर के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है। और इस वजह से मूवमेंट जो थी खिलाफत मूवमेंट, अब वो फेल हो गई। ठीक है भाई, अब वो खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। अब फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट्स क्या थे? खिलाफत मूवमेंट के फेलियर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 बताता हूँ इसके अंदर। डिमांड्स और आर्ग्यूमेंट्स जो थे खिलाफत डेलीगेशन के, वो रिजेक्ट हुए। पहला तो ये जो अभी खिलाफत डेलीगेशन लेके गए थे वो फेल हो गए, जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो फेल हुए। दूसरा, ये जो अंडर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन अराउंड 30,000 सपोर्टर्स वर अरेस्टेड। 30,000 के करीब जो मुसलमानों के सपोर्टर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब वो अपनी कैसे जो है वो अपनी जो है वो कॉन्फ्रेंस या मूवमेंट चलाएंगे? अब सारे सपोर्टर्स ही ले लिए तो अब इंसान क्या चलाएगा? अब अली ब्रदर जो मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। जो लीडर्स थे उस वक्त के उनको भी अरेस्ट करते रहे ये लोग, ताकि इन पे दबाव पड़े और ये खुद ब खुद छोड़ दें। और चौथा ये था
कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, अभी जो मैं आपको बताऊंगा चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि जो गांधी के साथ हुआ था, एक मशहूर इंसिडेंट है ये चौरी चौरा। इसकी वजह से गांधी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और इन्होंने जो है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ जो था वो भी उन्होंने जो है वो विड्रीव कर लिया, जो अपनी सपोर्ट थी वो विड्रीव कर ली। सही है। अब 1924 के अंदर मुस्तफ़ा कमाल के अंदर जो है वो लीडरशिप आती है मुस्तफ़ा कमाल की, और जिसके अंदर वो खुलेआम ऐलान करते हैं कि अब खिलाफत मूवमेंट का एंड आता है। और जी हाँ, एंड आता है। तो अब फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट पढ़ लिया, अब बारी है हिजरत मूवमेंट की। तो अब हिजरत मूवमेंट, कब हम हिजरत मूवमेंट के बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। सही है। तो अब हिजरत मूवमेंट क्या थी, हिजरत मूवमेंट कब लॉन्च हुई? हिजरत मूवमेंट जो था हुआ यूँ कि हिजरत मूवमेंट लॉन्च ही इन्फ्लुएंस से हुई खिलाफत मूवमेंट के। अब 1920 के अंदर सजेशन दिए गए, जो जमीयतुल उलमा हिंद जो थे उन्होंने सजेशन दिए मुसलमानों को कि भाई फॉर हिजरत मूवमेंट। सही है। जो उलमा ने एक्सप्लेन किया कि जब लैंड जो है मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाए तो मुसलमानों के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला तो ये कि मुसलमान जिहाद करें, और दूसरा ये कि वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएं टू अ सेफ प्लेस। अच्छा जी, ये जो फतवा जो था वो 925 जो नामवर लोग थे मुसलमान, नामवर मुसलमान उस वक्त के, उन्होंने जो है वो सेंग किया। उन्होंने भी दोहराया कि हाँ यही करना चाहिए। तो अब होता यूँ है कि अब वो हो जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर जो है ये फतवा देने के बाद सेंट्रल ऑफिस कायम किया जाता है ताकि मुसलमानों को मोटिवेट किया जाए कि वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। सही है। अब क्या हुआ, फेलियर्स ऑफ द हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट के फेलियर्स क्या थे? हिजरत मूवमेंट जब लॉन्च की गई, पहले तो शुरू में कुछ लोगों ने जो है वो मतलब कुछ लोग जो थे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ और जो थी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग सब उन्होंने जो है सोल्ड आउट किया, और वो जो है वो अफ़गानिस्तान के तरफ निकल गए। शुरू में अफ़गानिस्तान ने वेलकम किया, वार्म वेलकम किया कि अब जो है वो सही है, आने दें, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हुआ तो जब पता चला इतने सारे मुसलमानों को कि भाई, ये रूमर फैला कि अफ़गानिस्तान सारे मुसलमानों को आने की दावत देता है, पर ऐसा नहीं था। शुरू में उन्होंने जो है वो सिर्फ उसे किया था। हुआ यूँ एकदम से हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की, सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की, जो भी इनके जो थे सब कुछ इन्होंने सोल्ड आउट किया, क्योंकि वो सारा पैसा उन्होंने माइग्रेशन पे लगा दिया और वो निकल गए अफ़गानिस्तान के लिए। अब उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। हुआ यूँ कि जब वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पहुँचे, अफ़गानिस्तान वालों ने मना कर दिया कि भाई साहब हमारे खाने के लिए नहीं है, हमारे पीने के लिए नहीं है, हम आपको क्या देंगे, हम आपको खिलाएंगे क्या, हम आपको पिलाएंगे क्या, हमारी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है कि हम आपको जो है वो सपोर्ट कर सकें, हम आपकी जो है वो एक देखभाल कर सकें, हम इतने वो नहीं हैं। तो इस वजह से अब मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन रहा? मुसलमान आगे तो जा नहीं सकते थे, मुसलमान अब वापस बैकवर्ड आए। अब मुसलमानों को आना तो बैकवर्ड ही था, क्योंकि उनके पास आगे कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो जब बैकवर्ड आए, देवर पेनीलेस, इनके पास फूड नहीं था, देवर पेनीलेस बिकॉज सारा जो भी जितना भी खाना, जितने भी पैसे थे वो सब माइग्रेशन पे लगा दिया। इनकी जो होमलेस भी हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी अपनी सारी सोल्ड आउट कर दी थी। दैट्स वाई उन्हें जो है वो एक क्रिटिसिज्म भी मिला इंडियंस की तरफ से कि भाई अभी तो तुम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट हार के आए हो, फिर से तुम लोगों ने अब ये हिजरत मूवमेंट भी हार के आ गए, क्या करते हो मुसलमानों। तो ये भी जो है वो तनकीद का सामना हुआ। अब ये सब ख़त्म हुआ हिजरत मूवमेंट। अब होता यूँ है कि अब आती है हमारे पास मूवमेंट जिसका नाम है गांधी एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाट इज़ गांधी एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये वो इंसिडेंट है जिसके अंदर चौरी चौरा का जिक्र है। ये चौरी चौरा का इंसिडेंट है। एक बैकग्राउंड मैं आपको ये देता हूँ कि गांधी जो था वो एक ऐसा मैन था कि वो वायलेंस पे बिलीव नहीं करता था। वो पुरअमन आदमी था, वो उसने कभी भी वायलेंस नहीं चाहा।
इसकी वजह से उन्होंने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें ब्रिटिश के लिए, ताकि ब्रिटिश को जो है वो प्रोटेस्ट कर सकें, भाई हमें हमारे राइट्स दो, हमें हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए। इस राइट की वजह से वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब हुआ यूँ चौरी चौरा इंसिडेंट इन February 1922, सही है 1922 की बात है। हुआ यूँ, एक जो था ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, अब वो इंटेंस हो गई। क्यों? जो प्रोटेस्टर्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, वो जो है वो पुलिस से जो है लड़ बैठे, सही है, वो उनकी पुलिस से लड़ाई हो गई। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा वो एक प्लेस थी जहाँ जो लड़ाई हुई। हुआ यूँ कि दी हॉस्टाइल प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्टर्स थे चौरी उसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो गुस्से में आके 22 पुलिसमैन जो थे और जो पुलिसमैन जो थे पुलिस थाने के अंदर जो ब्रिटिश के पुलिसमैन थे 22 थाने समेत उनको ज़िंदा जला दिया। जिसकी वजह से गांधी बड़े कमज़ोर दिल के अफराद, उन्होंने जो है वो अपना जो है क्या कहते हैं उसे, गांधी ने जो है वो बहुत डिप्रेस हो गए। गांधी ने कहा यार ये क्या हो गया, मैं तो जो चाह रहा था वो नहीं है, मैं तो चाहता था कि पुरअमन तरीके से हो जाएगा, ये क्या हो गया। वो चौरी चौरा जगह थी, जो चौरी चौरा इंसिडेंट ने जो है वो गांधी को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया और मजबूर कर दिया कि अब उन्हें जो है वो अपनी मूवमेंट को जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसको ख़त्म करना पड़ा। जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब ख़त्म हुई तो उसने उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वीक कर दिया मुसलमानों को, और जो खिलाफत मूवमेंट थी उसको वीक कर दिया। दैट्स वाई ये सब था चौरी चौरा इंसिडेंट, और ये था चैप्टर 7। आई होप सो कि आप सबको ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई अगर इशू है तो कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। और इस वीडियो के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आइन से इल्म को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। A problem occurred while creating a rehearsal. अरे भाई तुम नहीं करना, तुम्हारे साथ नहीं करना, मेरे साथ नहीं करना मैं